हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। ओके, सो कैसे हो? ऑल वेल, सब बढ़िया? ओके, सो आज रात 9 बजे इस सेशन के बाद एक आपके लिए क्लास शेड्यूल की है, राइट? और आई होप कि आप इस क्लास में आएंगे। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा एज चाहिए अपने साथ वालों से, एक एक्स्ट्रा कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नई नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं, तो रात के इस 9 बजे के सेशन में जरूर आ जाएगा। लिंक मैंने पिन कर दिया है और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं और या फिर जो आप जैसे बैंक एग्जाम एस्पिरेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को, कुछ नई चीज पता चलेगी, तो उसी के बारे में नॉलेज लेने के लिए आ जाएगा, राइट? चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने एनपीए के बारे में सब कुछ जान लिया था, सब कुछ पहचान लिया, सब कुछ ए टू जी मैंने आपको काफी कुछ उसमें बता दिया, राइट? और आज बारी है कि किस तरह से इन एनपीएस को यहाँ पर कम करने का प्रयास किया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि किस तरह से ये एनपीए जो है उनकी रिकवरी की जाती है। ठीक है, उनको रिकवर किया जाता है यहाँ पर, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो कि आप में से काफी मैक्सिमम लोगों का जो एक समस्या थी, कोई डाउट था कि 2 दिन से हम एनपीए 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 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि आखिरकार एनपीए को कम कैसे किया जा सकता है, राइट? ओके, चलिए। और आज ये क्लास शाम को हो रही है, उमूमन ये क्लास सुबह 6 बजे होती है। ठीक है, तो 6 बजे ही हुआ करेगी कल से। और अगर आपकी किसी भी किसी भी तरह से आप आज पहली बार मुझसे जुड़े हैं, है ना, तो आज की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। आप इट्स बेटर की सबसे पहली क्लास पहले देखिए और फिर आपको मतलब एक सीक्वेंस में देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। रेडी हो? क्लास स्टार्ट करें, आज की बढ़िया से करें। ठीक है, ओके। ये पॉइंट तो कल उस दिन मैंने डिस्कस कर लिया था, शायद पीडीएफ में नहीं था, तो इसलिए आज मैंने पीडीएफ में डाल दिया है ये वाला पॉइंट। ठीक है, देखिए, एनपीए जब एक अकाउंट होता है तो ऑब्वियस है उसके बाद एक हमारी ड्यूटी बन जाती है एज अ बैंकर। एज अ बैंकर हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको रिकवर किया जाए। रिकवर इन द सेंस कि जो बैंक के जो लोन अकाउंट डूब चुके हैं उनको दोबारा से यहाँ पर आपका दोबारा से क्या किया जाए, दोबारा से उनको यहाँ पर रिकवर करके बैंक का पैसा जो डूबा हुआ है उसको मार्केट में, उसको दोबारा से बैंक के पास लाया जाए। रीजन क्यों रीजन है?
रीजन क्या है उसके पीछे कि ऑब्वियस है, बहुत सारे प्रोविजंस हमें करने पड़ते हैं, बैंक का प्रॉफिट का लॉस होता है, प्रॉफिट कम होता है बैंक का, तो सीधा सीधा किस पे इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे देश की इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, मैंने उस दिन सारा का सारा डिस्कस किया था ये चीज, राइट। ओके, आज अब इनकी जरूरत क्या है, इनको रिकवर करने की जरूरत क्या है, ऑब्वियस है जो मैंने अभी आपको बताई। अब इसको रिकवर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं बैंक के। ऐसा नहीं है कि हम कस्टमर के साथ जाएंगे, उसको लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे कि भाई तूने दे दिया, मैं उसको डंडा मार दूंगा, वो मुझे लाठी मारेगा, मैं उसको 2 गाली निकालूंगा, वो मुझे 2 गाली निकालेगा। नहीं, ये सब नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर कुछ तरीके हैं, कुछ प्रोसीजर है, कुछ कानूनी तरीके हैं। ठीक है, उन्हीं के थ्रू हम यहाँ पर रिकवरी कर सकते हैं। आपने बहुत बार किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या टीवी न्यूज चैनल्स पे बहुत सारे ऐसे तरीके देखे होंगे जिसमें कस्टमर के पास बैंकर जा रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, या कस्टमर चिल्ला रहा है बैंकर के ऊपर। ठीक है, ये सब चीजें आपने देखी होंगी, लेकिन वो भी अगर किया जाता है तो ऐसे नहीं है कि कोई जानबूझ के किया जाता है, दैट इज जस्ट एन हीट ऑफ मोमेंट। उस टाइम गर्मा गर्मी में हो जाता है, लेकिन बैंक वाले प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके ही वहां पर जाते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं जाते। ठीक है, ऐसे नहीं है कि यहाँ पर नहीं जाते, हवा में नहीं जाते कि भाई साहब चलो भाई चलो आज तो झंडे गाड़ देंगे, आज तो उसके घर से सब सामान उठा लाएंगे। जैसे हम मूवीज में देखे ना, गुंडा जाता है घर से सामान उठा लाता है, घर से किसी को उठा लिया, है ना, तो वैसे कुछ नहीं होता बैंक में। सबसे पहले इनमें से जो तरीके हैं उनको में से एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं सरफासी एक्ट। ठीक है, एक होता है सरफासी एक्ट, दूसरा यहां पर होता है आपका लोक अदालत, एक होता है डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और एक होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इन चारों के ऊपर आज बात करेंगे, सरफासी एक्ट, डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, लोक अदालत और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं सरफासी एक्ट के ऊपर, जो कि काफी फेमस है, काफी पॉपुलर है, और आप में से काफी लोग उसके बारे में हो सकता है हल्का फुल्का जानते भी हो। जो हम एक्चुअल में देखते हैं कि घर जब्त कर लिया जाता है, घर की बोली लगा दी जाती है ना, तो वो सारा के सारे चीजें सरफासी एक्ट के अंदर होती है, लेकिन वो एक कानून के तहत एक तरीके से, एक सलीके से यहाँ पर होती है। ओके, ठीक है, सरफासी एक्ट में यहाँ पर आपका 3 पोर्शन होते हैं सरफासी के, या फिर सरफासी को मैं अगर पूरा पूरा डिफाइन करने चलूं तो सरफासी का पूरा नाम जो है वो है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। समझ गए? ठीक है, अब ये जो मैंने अभी पूरा नाम बताया सरफासी का, इसको हम 3 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। उसको हम 3 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है, दूसरा होता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, और तीसरा होता है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। अगर आपने कहीं से भी पहले बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ी हुई है तो आपको इन तीनों के बारे में जानकारी कहीं नहीं दी जाती है, आपको केवल और केवल एक पोर्शन की जानकारी दी जाती है, और आपको ये कहा जाता है, चाहे आप किसी बुक में भी पढ़ लोगे तो आपको ये कहा जाता है कि जो आपको एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी इंटरेस्ट की डेफिनेशन मैं बताने वाला हूं ना, तो वही की वही डेफिनेशन आपको सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन में बता दी जाती है, और सरफासी एक्ट खत्म कर दिया जाता है। लेकिन सरफासी को यहाँ पर 3 पोर्शन में डिफाइन किया जाता है, और तीनों के तीनों यहाँ पर आपके अलग अलग लेवल पे हम प्रेजेंट करते हैं, अलग अलग लेवल पे उनको समझते हैं, और अलग अलग उनका प्रावधान होता है, अलग अलग उनका प्रोविजन होता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहां पर आपको सिक्योरिटाइजेशन एक अलग पार्ट है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट सेकंड पार्ट है इस एक्ट का, तीसरा पार्ट है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तीसरा जो पार्ट है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, उसके पहले चर्चा करता हूं, फिर मैं रिकंस्ट्रक्शन पे चर्चा करूंगा, फिर मैं सिक्योरिटाइजेशन पे चर्चा करूंगा। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ये आपके सामने पूरा नाम लिखा हुआ है, राइट। एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट में सबसे पहले हम शब्द जो समझेंगे वो समझने वाला है आपका सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। आखिरकार सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट क्या है? ठीक है, ये
HAM नहीं है, नरसिम्हन, MHAN है, ठीक है। आई थिंक ये पिछली क्लास में अवेलेबल था नाम, तो नरसिम्हन है, ठीक है। तो स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। तो यहां पर आपका जो नरसिम्हन कमेटी है, नरसिम्हन कमेटी है आपकी, इसके द्वारा यहां पर यह एक्ट दिया गया था जिसमें आपका जो एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट है, इसमें सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जब भी बैंक यहां पर कोई भी चीज अपने पास गिरवी रखता है और उसके बदले में यहां पर आपका क्या है, उसके बदले में आपको यहां पर लोन देता है। जब भी बैंक अपने पास कोई चीज गिरवी रखेगा तो उसको क्या करेगा, मोर्टगेज, हाइपोथिकेशन, लीन, कितनी चीजें हमने पढ़ी थी, असाइनमेंट वगैरह हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। उनमें से यहां पर जब भी बैंक के पास कोई चीज गिरवी रखी जाती है, इसका मतलब बैंक के पास जो सिक्योरिटी है वो गिरवी रखी जा रही है और बैंक का इस सिक्योरिटी में इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। यानी कि जब आपके सामने कोई यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देता है ना, जिसके प्रति आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना, तो आपका एक इंटरेस्ट उसमें उत्पन्न हो जाता है, राइट, आपका इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाता है। तो वैसा ही अब इंटरेस्ट जब उत्पन्न हुआ तो आप उससे बातचीत करते हो, है ना, उससे थोड़े बहुत सलीके से काम करते हो, है ना, और फिर आगे बात को बढ़ाते हो, और फिर लेट्स सी कि वो बात आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती, अलग बात है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ बैंक के पास वो गिरवी रखने आया, बैंक ने उसको गिरवी रखना एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं किया है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन एक बार जब यहां पर बैंक के पास वो यहां पर सिक्योरिटी रखने आया तो दैट इज सिक्योरिटी इंटरेस्ट, हम उसमें अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ठीक है। अब जब यहां पर फाइनलाइज हो जाता है, लोन वोन हमारा हो जाता है, तो उस चीज को कहते हैं क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया गया है, हो गया है सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट। जो गिरवी है, जो सामान हमारे पास गिरवी रखा था जिसमें हमने इंटरेस्ट दिखाया था कि हाँ इसको गिरवी रख सकते हो, उसको फाइनलाइज डॉक्यूमेंट्स में लीगल वे में हमारे पास वो चीज आ चुकी है, हमने डॉक्यूमेंट साइन कर दिए हैं उसके आपस में, ठीक है। अब यहां पर उसको एनफोर्स करना, यहां पर शब्द आया है एनफोर्स करना। एनफोर्स करने का मतलब यह हुआ कि जो हमने सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया था हमारे पास, अब वक्त आ चुका है कि वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट अब हमारा नहीं रहा है, अब हमें ब्रेकअप करना है उसके साथ। अब ब्रेकअप ऐसे तो किया नहीं जाएगा, तू कौन मैं कौन, है ना, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, थोड़ा बहुत दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएगी, थोड़ा बहुत बिल की बातें होंगी कि तूने मेरे ऊपर इतना खर्च किया, मैंने तेरे ऊपर इतना खर्च किया, है ना, तो वो सब चीजें तू मैं होगी, तो वो आएगा एनफोर्समेंट करना। वैसा ही कुछ बैंक भी करते हैं कि आपने जो बैंक के पास गिरवी रखा है, बैंक उसको जब्त करने का प्रयास करते हैं कि भाई साहब तुमने हमने इतना खर्च किया है, ये किया है, वो किया है, अब उसके बदले में तुम्हें इतना लोन दिया, तुम लोन नहीं चुका रहे हो, उसके बदले में मैं तुम्हारी ये प्रॉपर्टी जो है जिसपे मैंने अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया था, उसको मैं अपने पास जब्त करने की तैयारी करना हूं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट पहले क्रिएट होता है और फिर सिक्योरिटी इंटरेस्ट यहां पर अगर बात ना बने दोनों के बीच में तो फिर उस सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स करना पड़ता है, ठीक है, उसको एनफोर्स करना पड़ता है। ये यहां पर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है। अब एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट करना, एक पर्टिकुलर लीगल वे में जाना, तरीके से जाना, यहां पर ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी के लिए यहां पर एक पूरा पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ऐसे नहीं है कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बीच का झगड़ा नहीं है जो उसके बालों को पकड़ के खींच दिया, उसकी चोटी को पकड़ के खींच दिया, है ना, उसने उसकी शिकायत लगा दी, वैसा नहीं है ना। ये पूरा पूरा एक पूरा प्रॉपर कानूनी तरीका फॉलो किया जाएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसमें फॉलो किया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप पे चीजों से चलने से पहले हम क्या करेंगे, उसमें यहां पर आपका स्टेप बाय स्टेप चीजें चलने से पहले हम क्या करेंगे, इस चीज को हम पूरे के पूरे सरफासी एक्ट को देखेंगे। सरफासी एक्ट यहां पर किन किन चीजों पर यहां पर लगाया जाता है, ठीक है। कोई भी लोन अकाउंट जो कि एनपीए हो चुका है और जिसके पीछे कोई सिक्योरिटी है, यानी कि कोई भी सिक्योर्ड, ठीक है, कोई भी सिक्योर लोन यहां पर जिसपे यहां पर लोन यहां पर आपका
जिसके बदले में आपने कोई सिक्योरिटी दी है, वो लोन एनपीए हो चुका है तो उस पर सरफासी लगाया जा सकता है। आउटस्टैंडिंग इन अकाउंट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट accrued applied should be more than 1 लाख रुपीस। ये पेज में से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा 1.25 नंबर नाक हो जाए तो कृपया करके क्लास की तरफ ध्यान दें, है ना, किसी का एक्सपीरियंस पूछने की बजाय। सो आउटस्टैंडिंग इन अकाउंट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट accrued applied should be more than 1 लाख रुपीस, ठीक है। यानी कि जो भी बकाया राशि है, कोई भी बकाया राशि है, इंटरेस्ट मिलाने के बाद यहां पर वो 1 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग ड्यूज शुड बी 20% ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। टोटल जितना प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिलाकर जितना पैसा था हमारा, जितना ये पैसा बनता था इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलाकर, उसका 20% एटलीस्ट हमारा जो बाकी बचा हुआ आज की डेट में जो बकाया राशि है वो एटलीस्ट प्रिंसिपल इंटरेस्ट का 20% होनी चाहिए। अगर 20% से कम है तो सरफासी नहीं लगेगा। अगर आउटस्टैंडिंग आज की डेट में 1 लाख रुपए से कम है तो सरफासी नहीं लगेगा। सिक्योर्ड इंटरेस्ट शुड नॉट बी एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड पर सरफासी नहीं लगता है। ये 4 कंडीशंस अगर यहां पर पूरी होती हैं तभी सरफासी इस पर लगेगा। अगर ये 4 कंडीशन पूरी नहीं होती हैं तो सरफासी नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, खेती यानी कि एग्रीकल्चर लोन नहीं होना। सिंपल सी बात है, केसीसी केजीसी जो लोन मैंने समझाए थे उस पर सरफासी नहीं लगता है, ठीक है। बाकी तीनों कंडीशंस आपके ऊपर यहां पर दे रखी है। कोई भी जिसपे सिक्योरिटी होनी चाहिए, गिरवी कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, 1 लाख रुपए से नीचे उसका आज की डेट में बकाया राशि नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज है कि जो भी प्रिंसिपल इंटरेस्ट टोटल उसका लगा लेंगे हम, जो तो हमने दिया था आज तक उसको पैसा, प्रिंसिपल जो दिया था, इंटरेस्ट उसमें जो लगा था उसका टोटल लगा लेंगे। आज की डेट में जो बकाया है उस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के टोटल का 20% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 20% से ज्यादा होगी तभी सरफासी यहां पर लगेगा, ठीक है। ये 4 कंडीशन यहां पर है तो सरफासी लगाया जाएगा। अब आपके मन में सवाल जरूर उठेगा कि सर अगर 1 लाख से कम हो तो, है सर अगर 20% से कम हो तो, अगर सर एग्रीकल्चर लैंड हो तो क्या करेंगे। तो उसका जवाब यही है कि अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी क्लास शुरू हुई है। तो अगर इससे कम कुछ भी होगा तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, अभी मैंने कौन सा खत्म कर दिया, अभी मैं कौन सा जा रहा हूं, नहीं जा रहा ना कहीं, यही हूं, राइट। तो उसको अभी मन में मत सोचो, अभी ये सोचो, अब पॉजिटिव सोचा करो, नेगेटिव वे में जाते हो ना, पॉजिटिव सोचा करो, हाँ ये तो है ही, राइट। अब यहां पर ये तो हो गया। अब मैं वापस आता हूं एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे। एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें मैंने आपको जैसा बताया कि हम उसको जब्त करते हैं उसकी प्रॉपर्टी को। अब जब तक हम ऐसे तो हवा में तो नहीं कर सकते, देखो भाई जब्त कर लिया फटाफट से, नहीं, हम उसको बकायदा बताएंगे कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी हम जब्त करने वाले हैं, हम आपकी प्रॉपर्टी को जब्त करने वाले हैं। तो उसके लिए एक बकायदा एक नोटिस जारी किया जाएगा, एक नोटिस जारी किया जाएगा, और नोटिस होगा सेक्शन 13(2) के तहत, सेक्शन 13 ऑफ सरफासी एक्ट 2002 के तहत उसको एक नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें सारी डिटेल लिखी होगी कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी तुम्हारी गिरवी रखी हुई है, ठीक है, और इतनी इतनी अमाउंट तुम्हारी ड्यू है, इस डेट को तुम्हारा एनपीए हो गया था खाता, और तुम्हें ये राशि हमें देनी है। और इसके अंदर हम ये लिखेंगे कि आपको ये राशि पूरी की पूरी 60 दिन के भीतर हमें जमा करानी है, ठीक है। 60 दिन के भीतर भीतर ये राशि हमें जमा करानी है। 13(2) में ये मेंशन करके हम उसको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, या उसको बाय हैंड हम उसको डिलीवर कर सकते हैं, उससे एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं। किसी भी तरीके से हमें वो नोटिस जो है उस तक पहुंचाना पड़ेगा। जैसे ही अकाउंट एनपी होता है 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर उस तक ये नोटिस हमें पहुंचाना होता है। ऐसा नहीं है 15 दिन बीत जाने के बाद क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, 15 दिन बीत जाने के बाद भी करेंगे। एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर हम उसको पहुंचा देंगे, ठीक है। ओके, स्पीड पोस्ट नहीं पता यार, अब स्पीड पोस्ट की क्लास लूंगा मैं भाई, कमाल करते हो, स्पीड पोस्ट नहीं पता तुम्हें। हमें एक तरीका है पोस्ट ऑफिस के थ्रू यहाँ पर पहुंचाने का, चिट्ठी
ना चिट्ठी ना ही कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए उस चिट्ठी को पहुंचाने का। ठीक है, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अब यहां पर इसके बाद जब ये यहां पर नोटिस उस तक पहुंच जाता है, जब ये नोटिस उस तक पहुंच जाता है, तो बोरोवर को यहां पर उस नोटिस का जवाब देने के लिए यहां पर 15 दिन दिए जाते हैं। बैंक ने उसको 60 दिन का समय दिया। जैसे ही यहां पर उस पर नोटिस पहुंच गया, अगर किसी कस्टमर को लगता है कि ये गलत है, मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, मेरी प्रॉपर्टी को गलत तरीके से जब्त किया जा रहा है, कोई भी रीजन 100 रीजन दे सकता है। ठीक है, ओके, तो वहां पर आपका उसको ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए 15 दिन तक का जहां पर समय दिया जाता है। 15 दिन के अंदर अंदर आप इसका ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ठीक है, अगर वो 15 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता तो कोई बात नहीं, उसके बाद बोरोवर को समय दिया जाता है 60 दिन तक, उसके बाद समय है कि पैसा जो है वो चुकाए। ठीक है, अब ये जो सरफासी एक्ट होता है, ये एक ऐसा एक्ट है जो बनाया गया था, इसके तहत किसी भी तरह के कोर्ट की कोई भी इसमें इंटरवेंशन नहीं होती। मुझे किसी भी तरह के कोर्ट केस में नहीं जाना, मुझे कोर्ट के पास नहीं जाना इसके तहत कि कोर्ट में जाऊंगा, वहां से कागज लूंगा, जज मुझे फैसला सुनाएगा, नहीं। ये सरफासी एक्ट अपने आप में ही कानून है, अपने आप में ही जज है। ठीक है, ओके, सो ये यहां पर आपका बोरोवर जो है वो यहां पर उसको समय दिया गया, और अगर वो उस समय के अनुसार यहां पर अपना पैसा नहीं यहां पर चुकाता है, ठीक है, अपना पैसा यहां पर नहीं चुकाता है, तो उसके बाद बैंक फिर आगे उसकी कार्रवाई करेगा। नेक्स्ट जो स्टेप रहता है उसमें बैंक क्या करता है, उसमें बैंक उस प्रॉपर्टी की पोजेशन लेने के लिए रेडी हो जाता है। पोजेशन यानी कि उस घर को यहां पर जब्त करने की तैयारी शुरू हो जाती है। 60 दिन बीत चुके हैं, अब बैंक का वक्त आ चुका है कि हम उस प्रॉपर्टी की पोजेशन लें। अब हम प्रॉपर्टी की जो पोजेशन लेने जाते हैं, प्रॉपर्टी की जो पोजेशन लेने आते हैं, वो पोजेशन यहाँ पर दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, एक पोजेशन होती है यहाँ पर सिंबॉलिक पोजेशन, एक होती है फिजिकल पोजेशन। सिंबॉलिक पोजेशन और फिजिकल पोजेशन। सिंबॉलिक पोजेशन का मतलब ये होता है कि हम उस कस्टमर को, बोरोवर की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी घर है, उस घर के बाहर हम नोटिस चिपका के आते हैं, और उसमें बकायदा ये लिखा होता है कि ये जो घर है, ये जो दुकान है, मकान है, व्हाटसएवर इज द प्रॉपर्टी इज देयर, ये दुकान मकान अब बैंक के यहाँ पर अधीन आ चुका है। इस प्रॉपर्टी के साथ किसी भी तरह का लेन देन नहीं किया जा सकता, ये प्रॉपर्टी अब बैंक यहाँ पर बेचने का हकदार है। एक तो वो होगा आपका पोजेशन, ठीक है, सिंबॉलिक पोजेशन। दूसरा फिजिकल पोजेशन। फिजिकल पोजेशन में बैंक क्या करेगा, फिजिकल पोजेशन में बैंक यहाँ पर उस घर को खाली करवा देगा, उस दुकान को खाली करवा देगा। ठीक है, और ये यहाँ पर जब खाली करवाया जाएगा, जब यहाँ पर खाली करवाया जाएगा उस घर, दुकान, मकान को, तो उस वक्त यहाँ पर क्या किया जाएगा, उस वक्त यहाँ पर बैंक अपनी लॉक एंड की में उसको यहाँ पर घर को रख लेगा। उस लॉक एंड की में यहाँ पर आपका घर को रख लेगा, सारी की सारी चीजें यहाँ पर बैंक अपने पास जब्त कर लेगा। जब बैंक ये सब चीजें या फिजिकल पोजीशन या फिर सिंबॉलिक पोजीशन ले लेता है, जैसा भी यहाँ पर उस टाइम बैंक को उचित लगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कस्टमर कहता है मैं पैसा थोड़ा बहुत देने के लिए तैयार हूं, तो बैंक कहता है चलो घर में बैठे रहो, हम सिंबॉलिक पोजीशन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बैंक को लगता है कि नहीं, ये नहीं, बहुत सालों से ये ऐसी बेवकूफ बना रहा है, नहीं होगा वगैरह वगैरह जो भी है, तो यहाँ पर आपका बैंक को यहाँ पर फिजिकल पोजीशन लेना पड़ता है। घर खाली है, व्हाटसएवर इज द रीजन, तो बैंक को यहाँ पर आपका फिजिकल पोजीशन लेना पड़ता है, और फिर बैंक उसको फर्दर एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देता है। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट जाती है, और ये जाती है न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, एटलीस्ट दो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट जाती है। ठीक है, आसपास जो भी वहां के लोकल एक न्यूज़पेपर होगा और एक नेशनल लेवल पे न्यूज़पेपर होगा, दोनों में यहाँ पर न्यूज जाएगी, एक इंग्लिश में, या मतलब एक लोकल लैंग्वेज में हो गया, एक दूसरे इंग्लिश लैंग्वेज में हो गया, जो भी हो गया। उसमें नोटिस में ये लिखा होगा कि बैंक ने अब सिंबॉलिक या फिजिकल पोजीशन ले ली है, अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी की हम वैल्यूएशन दोबारा से करवाते हैं, और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करा के उसकी वैल्यू लिखी जाती है,
और उसमें एक जानकारी दी जाती है कि हम यहाँ पर आपका 30 दिन का एक सेल नोटिस जारी करते हैं बोरोवर या फिर जो भी प्रॉपर्टी जिसने गिरवी रखी है प्रॉपर्टी बोरोवर को या जिसने हमसे लोन लिया है उसको फिर से उसी नोटिस के हिसाब से एक तो न्यूज़पेपर में हमने डाल दिया और प्लस उसको 30 दिन का नोटिस और जारी कर दिया जाता है कि 30 दिन का हम सेल नोटिस दे रहे हैं भाई साहब, हम आपको अभी भी 30 दिन का समय दे रहे हैं, ठीक है। आप अभी भी अपनी प्रॉपर्टी को हमसे छुड़वा सकते हो अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर हमें पैसा चुका देते हो तो। एक सेल नोटिस जारी किया जाता है और सेल नोटिस को यहाँ पर कस्टमर को भी दिया जाता है, हैंड ओवर किया जाता है बाय पोस्ट बाय डाक जो भी है बाय हैंड दिया जाता है और न्यूज़पेपर में उसको प्रिंट करवाया जाता है, ठीक है। तो वहां पर आपका 30 दिन का और नोटिस उसको चला गया। अगर ये 30 दिन यहाँ पर बीत जाते हैं 30 दिन बीत जाते हैं 30 दिन बीत जाने के बाद भी अगर यहाँ पर कस्टमर ने हमें पैसा नहीं चुकाया है किसी भी तरह का तो फिर हम फर्दर उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। उस प्रॉपर्टी की बोली लगाई जाती है और ये बोली वैसी नहीं लगाई जाती जो मूवीज में हम देखते हैं कि भाई साहब बोली लगाएगी, हाँ भाई सामने 20 लोग बैठे हैं, हाँ बताओ कितना, वो कहता है 1 करोड़, वो कहता है 1 करोड़ 50 लाख, वो कहता है 2 करोड़ लगाओ, तुम्हारा 2 करोड़ तुम्हारे नाम हुआ, वो नहीं होती। आजकल जो बोली लगाई जाती है वो लगाई जाती है यहाँ पर कैसे, वो बोली लगाई जाती है यहाँ पर आपकी ऑनलाइन, ठीक है। एक सेकंड रुकना। ये तुम लोगों को बड़ा इंटरेस्ट रहता है ना इधर उधर की बातों में। अभी मैंने तुमसे पूछ लिया ना 4 पॉइंट कि वो 4 पॉइंट कौन से हैं जिनके बेस पर सरफासी एक लागू होता है, तुम्हें वो याद नहीं रहेंगे। तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है किसका फोन आया था किसका नहीं आया था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, है ना। तो 5 मिनट पहले जो बात की ना वो भूल जाओगे तो। कॉल आया था अन अकेडमी से कि कपिल सर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है 31 मई को, तो उसके बाद आप फिर कैसे करना है क्लास, फिर उसके बाद आपकी लेनी है। मैंने कहा नहीं मैं सोच रहा हूँ छोड़ के चला जाऊँ, उसी के ऊपर डिस्कशन चल रही थी।
आप खुश दिख रहे थे, हाँ बढ़िया, मैं खुश दिख रहा था। अब मेरे कोर्सेज सारे फ्री में फिर अवेलेबल हो जाएंगे ना, अभी तो पैसे देने पड़ते हैं आपको, इसलिए खुश था मैं। क्या है यार तुम भी ना। चलो पढ़ो। अरे नहीं जा रहा, हाँ मजे लेगा। कॉल पता है क्या आया था, कॉल आया था सर 11 तारीख को, फिर पटना कोलकाता का जो फाइनल कर रहे हैं वो लोग, उसके बारे में कोई चीज पूछ रहे थे। 11 जून को कोलकाता है ना, फाइनल हो गया है ना, फाइनल हो गया, 100% हो गया, 99% हो गया, 1% फिर भी मैं छोड़ देता हूँ, 99% हो गया कोलकाता, 99%, 11 जून संडे, है ना। लोकेशन बता देंगे, लोकेशन और टाइम सब बता, दिन में ही होगा, टाइम सुबह 11-12 बजे रखेंगे, है ना, और सुबह ही रखेंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। कि ऑक्शन जो है वो ई ऑक्शन लगाया जाता है, जो आपका ऑनलाइन ऑक्शन लगाया जाता है। ऑनलाइन ऑक्शन बहुत सारी यहाँ पर होती हैं, यहाँ पर वेबसाइट्स जो कि आपको ऑक्शन लगाने में मदद करती हैं, आपको एज ए मीडिएटर काम करती हैं। वहां पर आप एनरोल कीजिए, नॉर्मल जो भी प्रोसीजर रहता है उसके थ्रू एनरोल कीजिए, मैं प्रोसीजर पे नहीं जाऊंगा, लंबा चौड़ा है, और कोई भी पर्सन उसमें आके ऑक्शन लगा सकता है, ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, ओके, समझ गए। और फिर जो भी प्रॉपर्टी जिसके पास जाएगी, वो प्रॉपर्टी पैसा भरेगा, लोन में पैसा चला जाएगा, बैंक उसको प्रॉपर्टी दे देगा। बस इतना सा है। ये जो मैंने प्रोसीजर बताया, इसी को हम कहते हैं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ठीक है, समझ गए, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। चलो बढ़िया, कोई सवाल इसमें तो पूछो, नहीं तो फिर अगले एक्ट, अगले पॉइंट पे चलते हैं, असेट रिकंस्ट्रक्शन सरफासी। हाँ हो सकती है, जितने में बिकेगा उतने में बिकेगा। घर का सिंबॉलिक पोजीशन दिया जाएगा तो उस घर के अंदर लोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हाउस लोन तो लेके उस हाउस में नहीं। सिंबॉलिक पोजीशन का मतलब ही यही है कि एज इट इज पोजीशन पे वो घर के अंदर लोग रह रहे हैं। सिंबॉलिक पोजीशन का मतलब ही यही है, फिजिकल में नहीं रह पाएंगे। सिंबॉलिक अपने आप में मतलब ये हमने सांकेतिक पोजीशन ले लिया है, उसके घर के बाहर नोटिस चिपका देना, लोग रह पाएंगे। उसके सामने एसबीआई बैंक के द्वारा बहुत दिन से सिंबॉलिक नोटिस बोर्ड रखा है, आज 8-10 साल हो गए, लेकिन वो ऐसे है कि तारा पड़ा हुआ है, मालिक का दूसरी जगह पे बढ़िया रह रहा है, ये कैसे होता है। ये बेटा ऐसा होता है कि जरूरी है ना ऑक्शन में प्रॉपर्टी बिक जाए, अगला नहीं ले रहा ऑक्शन में प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन में आएगी बड़े बैंक लोन सेक्शन 12 होती सरफासी एक्ट। लॉस भी, बिल्कुल लॉस भी हो सकता है, वो पर्सन कोर्ट जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। यार ये बड़े सारे क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन करके रिप्लाई करता हूँ। दोबारा से एक बार रुक जाओ, क्वेश्चन दोबारा से, अभी दोबारा से करना, मैं एक एक होते हैं। जो अभी पर्सन ने पूछा था वो ये केस था कि उसमें जो है प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी की ऑक्शन फेल हो गई, किसी ने नहीं खरीदी। ठीक है, किसी ने नहीं खरीदी। जरूरी है ना, हमारे देश में मेंटेलिटी एक ऐसी है कि भाई साहब की, मैं सच में ये रियलिटी बता रहा हूँ, जो एनपीए वाली प्रॉपर्टी होती है ना, वो लेने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं यार ये घर बेचारा एनपीए हो गया, इस घर में रहने की वजह से वो बंदे का लोन डूब गया, आप लेना पसंद करोगे? मैं अगर आपको कहूं ये घर ले लो, ये घर वो वाला घर है जिसमें प्रॉपर्टी में घर डूब गया था, जिस लोन की वजह से, आप लोगे? नहीं लोगे ना, है ना। अशुभ बहुत सारी चीजें, मनहूस है जी, वहम बहुत सारे जाते हैं, पनौती, बहुत सारे शब्द आप उसको मानोगे, है ना, शुभ नहीं है। यही सच है, ये वाकई में सच है, और ये रियलिटी है। चाहे घर सस्ता मिलता है तब भी नहीं, लेकिन आज की डेट में
ये चीज काफी पॉपुलर हो रही है। सरफासी एक्ट के तहत जो प्रॉपर्टीज बिकती है ना, वो प्रॉपर्टी सस्ती मिल जाती है इन कंपैरिजन मार्केट में, क्योंकि बैंक को क्या करना है, बैंक को अपनी लोन की अमाउंट रिकवर करनी है। बैंक की लोन की अमाउंट रिकवर हो जाती है, बैंक वहां छोड़ देता है उस चीज को। ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लीजिए उसकी, लोन मान लीजिए बैंक का 50 लाख था, प्रॉपर्टी की वैल्यू उसकी 80 लाख है, बैंक को 50 लाख मिल गया, बैंक खत्म, बात, बैंक के 80 लाख पे जाएगा। ठीक है, बैंक तो वहीं से बोली शुरू करेगा ना जो उनकी रिजर्व अमाउंट थी। बैंक की रिजर्व अमाउंट मिनिमम उतनी रहेगी जितना उसका लोन की राशि है। बैंक उतना भी शुरू करा, मुझे 80 लाख की प्रॉपर्टी 50 लाख में मिल रही है, मैं क्यों नहीं लूंगा। ठीक है, तो ये एक सोच है। हाँ, लेकिन आजकल की सोच बदल रही है, आजकल लोग काफी इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं, और जो प्रॉपर्टी डीलर्स हो रहे हैं वो उसमें आ रहे हैं। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। और अगला कुछ और क्वेश्चन है तो पूछो आप। बैंक एम्प्लॉय भी परचेज कर सकता है, बिल्कुल। वो बंदा कोर्ट जा सकता है, डीआरटी अभी पढ़ाऊंगा उसके तहत जा सकता है। लॉस असेट एनपीए में सेम रूल, लॉस असेट के बारे में बात करते हैं। रिकॉर्ड भी तो खराब होता होगा ना बैंक का रिकॉर्ड, तो करंट अफेयर्स का पीडीएफ ये कौन सा है, बिना नहीं, बिना नोटेशन का नहीं मिलता। डेज 30 और 60 के पहले 60 दिन, फिर 30 दिन, 60 दिन का नोटिस दिया गया, सिंबॉलिक फिजिकल पोजीशन लिया गया, फिर 30 दिन का नोटिस दिया गया। के लिए उनका सेटलमेंट फिर से हो सकता है क्या ईएमआई में? हाँ, हो सकता है, जिस पर भी बैंक चाहे सेटलमेंट करना चाहे कर सकता है। ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है बैंक की कि बैंक कितने टाइम तक टाइम दे सकता है, वो अपने ऊपर है। कौन से लेवल का ऑफिसर एनफोर्स करता है एक्ट को? क्वेश्चन तुम्हारा अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन ये वही इंसान पूछ सकता है जिसको ऑलरेडी इसके बारे में मालूम हो, यानी कि तुम्हें इसका आंसर पता है, और यानी कि तुम कहीं ना कहीं बैंक में जॉब करते हो, है ना। सर एक वीडियो में 2 साल का बता, नहीं भाई, कोई ऐसा कोई नहीं है कि 2 साल का समय दे सकता, कहीं नहीं लिखा हुआ कि इतने साल का समय दे। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ भाई, है ना। जो भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस, 12 साल के एक्सपीरियंस में पता नहीं कितने ना जाने कितने सरफासी नोटिस मैं जारी कर चुका हूँ, कितनी पोजेशंस मैं खुद अपने हाथों से ले चुका हूँ। कोई भी ऐसा नहीं होता, ये नेगोशिएबल होता है कि कितने समय का टाइम, कितने बैंक का टाइम लगता है। सारे कैटेगरी एनपीए नहीं, मैंने स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में बताया था, सिर्फ इन्हीं पे एप्लीकेबल होगा सरफासी। चीफ मैनेजर रैंक का पर्सन ऑथोराइज होता है। ऑनलाइन बोली एक नॉर्मल एक वेबसाइट है, काफी सारी वेबसाइट है, उसमें लगती है ऑनलाइन बोली। आप इधर लॉगिन करोगे, आप उसमें मेंशन करोगे मुझे इतना पैसा, सामने से कोई और कहीं बैठा उसमें बोली लगाएगा, या नॉर्मल बोली। अब उसका प्रोसीजर मैं क्या समझाऊं, कार लोन में वही है, बिल्कुल। विजय मल्ल्या एनपीए क्यों नहीं किया? एनपीए है अकाउंट, उनकी प्रॉपर्टी बोली की जा रही है, उनके प्लेन बेचे जा रहे हैं, वो भी आगे से कुछ जो जो खरीद रहा है उन चीजों को उस पर बैन की एनपी रिकवरी आ गई है, जो नहीं खरीद रहा वो नहीं खरीदा, उसकी प्रॉपर्टी से बैंक को अगली बार लोन मिल पाएगा। ये चीज का जवाब मैं ऑलरेडी कुछ दिन पहले दे चुका हूँ यार, पिछली क्लासेस में। मैं तभी तो कहता हूँ कि मेरी अगर कोई पहली क्लास देखा उसको समझ नहीं आएगी, आप मेरी क्लासेस सीक्वेंस में देखो। मोर देन 1 लाख नहीं, लेस देन 1 लाख है, वो लिखा है लेस देन 1 लाख पे अप्लाई नहीं होगा, मोर देन 1 लाख पे तो होगा अप्लाई। अभिषेक इस कोर्स की पहली क्लास के पहले 1 घंटा देख लो, उसमें ये सब चीजें मैंने डिस्कस की हुई है ना। और कोई क्वेरी है तो पूछो। हाँ, मोर्टगेज पे, केवल मोर्टगेज पे, मोर्टगेज हाइपोथिकेशन पे लगता है। नहीं, फर्नीचर बैंक के पास नहीं रहेगा, फर्नीचर की हम अलग से डिटेलिंग कर देंगे, लिख के दे देंगे, ये फर्नीचर आपका, आप लेके जा सकते हैं। जितना रिजर्व प्राइस है, जितना बैंक का लोन लेना है, लोन का रिकवरी अमाउंट है, उतना बैंक की वो मिनिमम प्राइस होगा। चाहे मैं पीता नहीं भाई।
90 डेज एनपीए नहीं, एनपीए होने के 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस आ जाएगा। एनपीए होने के 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस आ जाएगा। मुझे तो क्या, जब तक तुम पूछते रहोगे मैं खाता रहूंगा। पूछना बंद करोगे, बोलोगे सर नेक्स्ट टॉपिक, तो मैं खाना बंद कर दूंगा। डिग्रेड प्रॉपर्टी तो जितना रिकवर कर सकते हो उतना तो कर ही पाएंगे। और कोई सवाल बचा है किसी का? क्या क्वेश्चन पूछा भाई ने, गजब क्वेश्चन पूछा इतना, कमाल है। एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं तुम्हें। रुको रुको, मजा आएगा क्वेश्चन का रिप्लाई देने में। सर अगर उस प्रॉपर्टी में घुसने का जो रोड है वो किसी और के नाम पे है, इस केस में उस प्रॉपर्टी को कौन लेगा? वाह, क्या क्वेश्चन है। कि सर अगर वो प्रॉपर्टी है ना, मान लीजिए ये एक एरिया है, ये कॉलोनी है, ठीक है। इस बंदे ने जो भी क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा तो अच्छा खासा है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया उस बंदे ने क्वेश्चन कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा हुआ है तभी ये क्वेश्चन दिमाग में है। नॉर्मली ये क्वेश्चन आम इंसान, आम व्यक्ति के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है ना। इस क्वेश्चन का रिप्लाई ना मैं तुम्हें ना अपने पर्सनल एक एक्सपीरियंस से दूंगा। ये केस मेरे साथ हो चुका है ना। ये पूरी कॉलोनी है, ठीक है। सर मेरे इधर हुआ है, देखा मैंने कहा ये क्वेश्चन ऐसे आएगा नहीं दिमाग में, किसी का हुआ है तभी होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अब ये कॉलोनी है, अब यहां पर मान लीजिए ये घर बने हैं कुछ, है ना, घर बन गए, ये रोड है ना, ये रोड है, ये कॉलोनी। अब जब यहां पर ये कॉलोनी कटी थी तो कॉलोनी पे क्या किया था, जो कॉलोनी थी इसमें जो घर दिए गए थे, ये जो घर दिए गए थे 1 2 3 4 5 6, ये घर सारे के सारे बेचे गए थे। लेकिन इनको जो बनाने की परमिशन थी वो तो यहीं तक थी, लेकिन इनको ये रास्ता जो था, ये रास्ता भी सामने वालों को असाइन कर दिया गया था, लेकिन उस पर यह कहा था कि इस पर रोड बनाई जाएगी, ठीक है। उस पे यहां पर कहा गया था रोड बनाई जाएंगे, लेकिन ये जो रोड के आगे की, जो घर के आगे की इतनी जगह है ना जिस पे रोड बनाई जाएगी, वो इसके नाम से रहेगी, वो 1 नंबर को उसके नाम से प्रॉपर्टी रहेगी। ये जगह जो है ये 7 नंबर के नाम से रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात? पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो मेरी बात, है ना, कि बनाएंगे हम रोड लेकिन नाम आपके पास रहेगी। अब कल को यहां पर ये बैंक ने लोन इस पे दे दिया, किसको दे दिया? 6 नंबर 12 नंबर वाले को। अब यहां पर जब लोन दे दिया गया उसके बाद वहां पर एनफोर्स करने गए, तो यहां पर समझ आई कि ये जो जगह है, ये जो रोड है, जो रास्ता वहां पर जा रहा है, ये रास्ता जिसके नाम से है वो तो इन घर वालों के नाम से है। तो एक्चुअल में लीगली यहां पर हम इस रोड को एक्सेस नहीं कर सकते। कल को ये बंदा इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर ले, कल को ये भी कंस्ट्रक्शन कर ले, तो हम भाई साहब 6 नंबर के घर तक कैसे पहुंचेंगे? हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, है ना। उड़े देश का आम नागरिक 5.0 स्कीम के तहत जो हेलीकॉप्टर है सर्विसेज शुरू की जा रही है, हेलीकॉप्टर से पहुंचेगा, उससे उससे बिना पहुंचा ही नहीं जा सकता, राइट। ये सेम केस मेरे पास एक लोन लेने के लिए आया था। मेरे पास एक पर्सन आया, उसका ऐसे ही फंडा था, ठीक है। उसने क्या किया, एक पूरा पूरा खाली एरिया था, उसने अपना घर जो है वो यहां पर बिल्कुल एक जगह सेंटर में बनाया, सेंटर में बनाया। ये पूरा जो एरिया था ना, ये बाकी जो एरिया था, ये एरिया भी इसी के पास था। ये जो एरिया ये भी इसी के पास था, इसी के नाम से था, ए के नाम से था।
लेकिन घर वो केवल केवल इतने एरिया में ही बना रहा था, गार्डन नहीं था, खाली उसने छोड़ रखा था, बहुत बड़ी जगह ली थी, लेकिन उसे घर बीच में इतना ही जगह बनाना था। उसने कहा था बाहर ऐसी प्ले ग्राउंड वगैरह कुछ भी मैं बनाऊंगा, लेकिन घर में इतना ही बनाऊंगा, 30 बाय 60 का घर बनाऊंगा और आगे पीछे चारों साइड में एरिया छोड़ दूंगा। अब उसका कहना यह था कि मैंने हाउसिंग लोन लेना है आपसे। हमने कहा ठीक है दे देंगे। वो कहता ठीक है सर हाउसिंग लोन दे रहा हूं और आप ये जो घर है मेरा गिरवी रख लीजिए इतना एरिया। मैंने ठीक है, तो मैंने कहा फिर रख लेते हैं। यहाँ पर ये मेन रोड थी जो सरकारी रोड होती है हमारी जिससे हम जाते हैं। मैंने कहा बढ़िया बात है दे देते हैं। मैंने उससे एक ही सवाल उसी डायरेक्टली उसी जो मेरे दिमाग में आ गया। मैंने चलिए सर एक चीज बताइए, कल को अगर, वैसे तो आप बहुत शरीफ इंसान है और लगते भी हैं शरीफ, लेकिन कल को खुदा ना खास्ता कोई ऐसी अनहोनी घटना हो गई कि आप इस लोन का पैसा नहीं चुका पाए और मैं इस प्रॉपर्टी को बेचने पे आ गया और मैंने बेच दिया, तो उसके साथ साथ जो पर्सन खरीदेगा उसको तो बैंक वालों को हेलीकॉप्टर भी देना पड़ेगा। तो सर क्या मजाक कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर मतलब? उसको समझ नहीं है मेरी बात। मैंने वाकई में डायलॉग मारा था उसको, मैं सच बोल रहा हूँ, मजाक में समझना कि सर ऐसे कैसे बोलते हैं। मैंने वाकई में उसको ये डायलॉग मारा था। मैंने कहा कि उसको मुझे हेलीकॉप्टर देना पड़ेगा। क्या सर क्या हेलीकॉप्टर का मतलब? मैंने कहा सर ये प्रॉपर्टी आपके नाम, आप बैंक को गिरवी रख रहे हो, आसपास की चारों की प्रॉपर्टी आपके लिए। अब ये बंदा जो यहाँ घर खरीदेगा वो यहाँ से तो रास्ता जाएगा नहीं, आप तो कल को खड़े हो जाओगे, भाई मैं नहीं जाने देता तुम्हें, तुम्हें गुजरना है तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, है ना? क्या कर रहे हो, नहीं जाने दोगे? थोड़ा सा समझा कर। हाँ, मैंने कहा अगर आपको देना है हम घर आपका गिरवी रख लेंगे, आपको हम हाउसिंग लोन इस प्रॉपर्टी पे दे देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर एक रोड भी हमें बनाकर देनी पड़ेगी और वो जो रोड होगी ना उस रोड को भी आप घर के अंदर जो हमें बैंक को गिरवी रखोगे ना वो रोड का एरिया भी बैंक के पास गिरवी रहेगा। ये पूरा एरिया हम इस तरह से आपका गिरवी रखेंगे, इतना एरिया। हम केवल ये वाला एरिया गिरवी नहीं रखेंगे, हम इतना एरिया और गिरवी रखेंगे। तो ये वक्त होता है जब बैंकर के पास यहाँ पर आप जाते हो और उसकी सूझबूझ यहाँ पर काम करनी जरूरी है। यहाँ पर जो केस तुमने अभी बदला मुझे कि ये सर अप्रोचेबल रोड ही नहीं थी, तो उसका केस क्या करेंगे? उसका केस ये करेंगे, जिस बैंक ने वाले ने उसको लोन दिया था उसको पकड़ा जाएगा, उसके अगेंस्ट बैंक थोड़ी बहुत कार्रवाई करेगा, है ना? उसको चार्जशीट दी जाएगी, उसको सस्पेंड किया जाएगा, उसको यहाँ पर डिमोट किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा बैंक इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। और जो यहाँ पर आपका बाकी है हम उससे जैसे भी रिकवरी कर ले नहीं कर ले क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन होगा नहीं प्रॉपर्टी का, कोई खरीदेगा नहीं प्रॉपर्टी को, अगर उसको पता लग गया रास्ता ही नहीं जाने का, तो बैंक का ऑब्वियस और लॉस असेट कभी ना कभी क्रिएट होगी, बैंक को अपने प्रोविजन से ऐसे लोन खाते को बंद करना पड़ेगा और जो लॉस हुआ बैंक को उसके लिए बैंक ज्यादा से ज्यादा उस जो भी जिसने लोन दिया है बैंक वाले ने उसको सस्पेंड या उसको डिमोट या उसका इंक्रीमेंट रोक दे, उसकी सैलरी रोक दी, ये किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओके, समझ गए? तो इसलिए जब आप लोन दे रहे हो उस वक्त भी बहुत सारी सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, इसलिए प्रॉपर्टी 12 साल से पड़ा है एसबीआई नोटिस के साथ, बिल्कुल पड़ा रहेगा। मैं कह रहा हूँ कुछ हो ही नहीं सकता उस प्रॉपर्टी का। और उस लोन वाले को जिसने लोन दिया था उस बैंक वाले को अब तक तो पता नहीं सजा वजा हो ही चुकी होगी, है ना? ठीक है, मैं शक्ल से मैं इतना लगता नहीं हूँ एक्सपीरियंस, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस है अपने पास, है ना? से बहुत केसेस देख चुका हूँ। इतना तो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं जितने घंटे मैंने बैंक की नौकरी कर ली, समझे? तुम्हें दिन में पढ़ाता 3 2 3 4 घंटे पढ़ाता हूँ दिन में, है ना? बैंक की नौकरी तो दिन में 10 10 घंटे करते थे, है ना? लगता नहीं हो शक्ल से इतना। इसलिए तो कहता हूँ बैंकिंग वर्नर्स, ठोक के बोलता बैंकिंग वर्नर्स मुझसे बेटर नहीं बढ़ा पाएगा कोई आपको। अपना भी टाइम आएगा सर। हाँ, तुम्हारा जब 12 साल पूरे होंगे तब तक मैं 24 साल कर चुका हूँ पूरे, है ना? बाप बाप होता है।
ऐसा मिलता जुलता और भी केस हो तो बता दो। मैं भाई यहाँ पे केस एनालिसिस थोड़ी ना करना है अपने को। ये तो उसने पूछ लिया, मैंने बता दिया, ना पूछता बताते ही ना। मुझे तो वो खानी थी चिप्स, इसलिए मैंने बता दिया। चलो ये बाद में पढ़ लेना, मैंने सारा कुछ बता रखा है यहाँ पे, जो चीजें मैंने लिखी बताई थी वो सारी सारी लिखी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं सेट रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेट रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? सेट रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली कुछ कंपनीज होती हैं सेट रिकंस्ट्रक्शन की। ये कंपनीज क्या करती हैं? ये कंपनीज यहाँ पर आपसे जो एनपीए है, जो लोन है, वो यहाँ पर आपका खरीद लेती है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार बस अब लोन मेरा पैसा वापस नहीं आएगा, डूब गया, सब कुछ हो गया है ना, ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है कि अब भाई हो गया जो होना था, ठीक है, बैंक को लगता है तो अब इसमें कोई पैसा आने के चांसेस है नहीं वापस, तो मैं क्या करूंगा, ऐसी कंपनीज एआरसी नाम की होती है, सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, उनको यहाँ पर वो मेरे को अप्रोच करती हैं या मैंने उनको अप्रोच किया कि भाई साहब हम आपका लोन खरीदना चाहते हैं, एआरसी कहते हैं, हम उसको लोन दे देंगे और वो मुझे बदले में पैसा दे देंगे। इसी को हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब हम उनको क्यों बेचेंगे कि हमने अपने सारे सामदान दंड भेद लगा लिए थे, हमने सरफासी भी लगा लिया, सब कुछ लगा लिया, अब हमें आने का कोई चांस नहीं है पैसा, और हम इसी वजह से उसको असेट को बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब वो जब असेट पहुंच जाती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास, वो कंपनी फिर अपने लेवल पे सामदान दंड भेद लगाती है और उसमें से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा रिकवर करने की कोशिश करती है। मान लीजिए 1 करोड़ का लोन है, मैंने 90 लाख में खरीद लिया, मैं उसको 91 लाख 92 लाख जितना बिक जाए उतने बेचने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कम में बिके, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन वही है, सब कुछ करने की प्रयास करूंगा। यही एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम है। सिंपल सरल देसी भाषा में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम ऐसे होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इस चीज को और कॉम्प्लिकेट करना चाहूं तो इसमें एक और शब्द इन्वॉल्व होता है, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स। ठीक है, बैंक्स यहाँ पर क्या करते हैं, बैंक्स जब अपने प्रॉपर्टी को सेल करते हैं या सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को लोन सेल करते हैं, तो उसके बदले में सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उनको सिक्योरिटी रिसिप्ट जारी करती है, इमीडिएट पेमेंट नहीं करती। सिक्योरिटी रिसिप्ट जारी की जाती है, कुछ पैसा कैश में दे दिया जाता है, मतलब इमीडिएट 10% दे दिया, 90% की सिक्योरिटी रिसिप्ट जारी की। जब यहाँ पर सेट रिकंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी बेची जाती है तब उनको सिक्योरिटी रिसिप्ट के बदले में पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी रिसिप्ट किस फॉर्म में हो सकती है? बॉन्ड्स के फॉर्म में हो सकती है, शेयर्स के फॉर्म में हो सकती है, डिबेंचर्स के फॉर्म में हो सकती है, किसी भी तरह के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदेंगे क्योंकि सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपने लेवल पर यहाँ पर आपकी पूरी पूरी रिसर्च वर्क करके रखती है। और ऑब्वियस है, ये भी है कि जो सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज है, हम पब्लिक सेक्टर बैंक हैं या प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, हम यहाँ पर आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन के अंडर बंधे हुए हैं। हम प्रॉपर कुछ चीजें कर सकते हैं, उन्हीं के थ्रू यहाँ पर हम आगे बढ़ सकते हैं, उन्हीं के थ्रू हम यहाँ पर आगे अपने आप को एक लाइक दिस सरफासी एक्ट के थ्रू या जो भी एक्ट के थ्रू हम काम कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनके पास कई तरीके हैं रिकवरी करने के, वो अपने तरीके से कोशिश करती है कैसे न कैसे पैसा रिकवर करने की, जो हम तरीके अपना नहीं सकते। ठीक है, तो ये होता है सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का काम। इसी तरह की एक सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है इंडिया में यहाँ पर ओपन की गई है अभी हाल ही में हमारे देश में, जिसको हम बैड बैंक के नाम से जानते हैं, NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL बैड बैंक, जिसके तहत यहाँ पर बैंक्स जो है अपने पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर के जो लोन है उनको सेल कर रहे हैं, और NARCL उनको यहाँ पर आपका कोशिश करती है आगे उनको सेल करने की, आगे उनको बेचने का प्रयास करती है, और उसके बदले में NARCL जो है बैंक्स को सिक्योरिटी रिसिप्ट्स या फिर कैश में पैसा जारी कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल एक समझ आती है कि जो मैंने अभी आपको बताया सेट रिकंस्ट्रक्शन का काम क्या है, यही काम है कि उसका लोन इकट्ठा ले लिया और बैंक का लोन रफा दफा हो गया। सेम वही काम है बैड बैंक का। बैड बैंक एक ऐसा बैंक बना दिया गया है
जो कि सारे सारे लोन्स अलग अलग बैंक से ले लेगा और उस पर फोकस करेगा उसकी रिकवरी पर। अभी बैंक्स के पास कितना सारा काम है, हमारा काम लोन देना भी है और लोन की रिकवरी करना भी है और एन नंबर ऑफ वर्क्स आर देयर जो कि हमें करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर बैड बैंक का काम एक्सक्लूसिव वही है, उस काम रिकवरी करना ही है, तो उसके पास जो भी स्टाफ है जो भी है वो फोकस उसी पे करेगा ना, ठीक है, उसे फोकस करेगा और उसी पे यहाँ पर दिमाग लगाएगा, उसको इधर उधर कुछ नए लोन नहीं बांटने, उसको काम ही वही करना है। तो ऑब्वियस उसका रिकवरी करने का जो तरीका है वो अलग होगा और वो आसानी से चीजों को रिकवरी कर पाएगा, ठीक है। इसको बारे में यहाँ पर मैं और ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में सेबी के द्वारा रेगुलेट की जाती है, मतलब सेबी इसको लाइसेंस वाइसेंस देता है इनका, है ना। और मैं इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई डोंट थिंक इसके ज्यादा कुछ आपकी डिटेल में जरूरत है। बाकी चीजें इससे रिलेटेड यहाँ पे आपकी करंट अफेयर्स में आती रहती है कुछ ना कुछ, क्योंकि आजकल बैड बैंक जो है नया कंसेप्ट है और बैड बैंक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आता रहता है एग्जाम में, और वही क्वेश्चन यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स न्यूज में भी आता रहता है। तो सेट रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपकी करंट अफेयर्स में कोई ना कोई महीने में एक दो न्यूज आ जाती है, तो आप बाकी चीजें हम अपडेटेड जो कंटेंट है वो करंट अफेयर्स में इसके रिलेटेड प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि बैड बैंक से रिलेटेड कोई भी डाटा है वो देखने को मिलता है पिछले कुछ महीने में, बार बार कुछ ना कुछ बदल जाता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो हम उसमें पढ़ेंगे उस चीज को। अभी फिलहाल जो बेसिक है वो इतना ही समझ लो, इसके अलावा ज्यादा कुछ आगे समझने की इसमें जरूरत आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट चलते हैं हम सिक्योरिटाइजेशन पे, ठीक है। यार कर सकते हैं, थ्रेटन वगैरह होते हैं चीजें, उनके ऊपर भी रेगुलेशन होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, लेकिन इतना है कि हम थोड़े से बंदे होते हैं उनके पास, ऐसा नहीं है कि वो, ऐसा नहीं है कि रातों रात घर में घुस जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन उनका अपना वे है, उनका अपना फोकस है, आपको बहुत सारे काम और करने हैं, उनको यहां पर एक आधा काम ही करना है, ठीक है, ओके। इसलिए सब्सिडरी सब्सिडरी नहीं है किसी की। सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? सिक्योरिटाइजेशन का मतलब होता है दैट इज दी मॉर्गेजेस को लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करना। सिक्योरिटाइजेशन जो कंसेप्ट है बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अगर आपने 2008 का क्राइसिस सुना होगा, जो लीमन ब्रदर्स का क्राइसिस आया था, यूएस इकोनॉमी बिल्कुल डूब गई थी, याद होगा आपको, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, या ये जरूर हो, ये नहीं हो सकता कि जरूर है, ये जरूरी नहीं है कि आपको पता हो उसके बारे में डिटेल जानते हो, लेकिन ये तो पता होगा कि 2008 में ऐसा कुछ रिसेशन हुआ था, डूब गए थे बैंक, अमेरिका का बैंक डूब गया था, उसकी वजह से पूरी दुनिया में अफेक्ट पड़ा था वगैरह वगैरह, इतना इतना आपको पता होगा। वो जो हुई थी ना वो घटना, वो सारी की सारी घटना के पीछे एक ही कारण था, और वो कारण था सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन तब किया गया था और उसकी वजह से बैंक डूब गए थे। वो जो प्रोसीजर है, वो जो तरीका जो हुआ था तब, मैं उसको नहीं समझाऊंगा, रिसेशन को, रिसेशन कैसे हुआ था, क्या हुआ था, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग और नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रेलेवेंट है, क्योंकि वो बिल्कुल आउटडेटेड चीज हो चुकी है। मैं सिंपल सिक्योरिटाइजेशन को एक तरीके से समझा देता हूँ, बड़ा इजी वे में समझाता हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल वे या बहुत ज्यादा टेक्निकल में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट यहां पर जरूरी नहीं है कि जब अकाउंट एनपीए हो तभी शुरू होता है, ये अकाउंट जब यहां पर बैंक एनपीए नहीं होता है, ठीक है, जब ये अकाउंट एनपीए नहीं होता है, ये उस टाइम ही शुरू हो जाती है चीजें, लेकिन ये लीड्स टू एनपीए हो सकता है, ठीक है, कि एनपीए की तरफ जो चीज जा रही है उसको कम करने के लिए किया जा सकता है, रिस्क को कम करने के लिए किया जा सकता है बैंक्स के, नॉट एग्जैक्टली कि एनपीए होने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये एनपीए होने से पहले स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। जब आप कोई भी बैंक लोन देता है तो ऑब्वियस है बैंक को एक चीज होती है कि इसका पैसा रिकवर करना, मतलब कि ईएमआई आनी है, इंटरेस्ट आना है, प्रिंसिपल अमाउंट आनी है, पैसा वापस आना है। अगर बैंक को लगता है कि बैंक को लगता है मैंने बहुत ज्यादा एक्सेस में लोन दे दिया, एक्सेस मतलब बैंक को लगता है कि मैंने लोन दे दिया बहुत ज्यादा, मेरा रिस्क थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक उन लोन को किसी थर्ड पार्टी को कहेगा कि यार अगर आप मुझसे यहां पर खरीदना चाहते हो तो खरीदो। क्या हुआ, स्टक हुआ? स्टक हुआ, कोई बात नहीं, करो।
कर लो, 5 मिनट लगा लो, स्टक हुआ नहीं हो, मैं इतनी देर चिप्स खा लेता हूँ। जो चेन्नई ने बोल किया फर्स्ट, चलो ठीक है, चलो और भी सूचना दे दो, मैं 5 मिनट और खा लेता हूँ। हो गया, सही है, ये एक और खा लूं। सर ये किस तरह का चिप्स है, तला हुआ है, फ्राई है? घर पे बनाया हुआ चिप्स है, बाहर के नहीं है। ठीक है, मैंने किसी ने लिखा था तला हुआ है, फ्राई है, अब उससे पूछो डिफरेंस क्या दोनों में। ओके, आगे चलते हैं कि बैंक ऐसी कोई एक संस्था, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो जाती है बैंक से ऐसे लोन को खरीदने के लिए जिनको बैंक बेचना चाहता है। अब यहां पर लोन एग्जैक्टली बेचा नहीं जाता, एआरसी में क्या किया जाता है, लोन एनपी होने के बाद बेचा जाता है ना। अब यहां पर क्या किया जाता है, अब यहां पर वो लोग जो है वो इन लोन्स को यहां पर खरीद लेते हैं और बैंक इनको बेच देता है। क्यों बेचता है? क्योंकि बैंक अपना रिस्क कम करना चाहता है। कल को वो लोन डूबते हैं तो वो जो थर्ड पार्टी जिसने लोन खरीदा है उससे, वो यहां पर आपका जिम्मेदार होती है उसकी रिकवरी करने के लिए। बैंक को तो पैसा मिल जाएगा, इकट्ठा करके एक टाइप के लोन को एक पूल बनाकर यहां पर इकट्ठा सेल किया जाता है और कल को जो भी उनमें ईएमआई आती है वो बैंक के थ्रू रूट होकर उस थर्ड पार्टी के पास जाती है। ठीक है, इस तरह से यहां पर ये जो प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर को सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और जो यहां पर मॉर्गेजेस, जो मान लीजिए हाउसिंग लोन थे, बहुत सारे हाउस लोन थे, और जो मॉर्गेज यहां पर किया गया उसको यहां पर मॉर्गेज को एक प्रकार से उसको सौंप दिया गया है, क्योंकि हैंडओवर उसी को किया गया, मॉर्गेज उसके पास हक रह चला गया किसी थर्ड पार्टी के पास कि उसको कल को यहां पर सेल कर सकेगा अगर लोन नहीं आता वापस। तो उसको हम मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज कहते हैं। ये एक सिंपल सरल भाषा मैंने सिक्योरिटाइजेशन का मतलब आपको समझाया। इसमें आपको हो सकता है बहुत सारे डाउट हो, बहुत सारी चीजें समझ में ना आ रही हो। अगर बहुत सारी चीजें समझने का प्रयास करोगे बहुत ज्यादा उलझ जाओगे। बहुत लंबी स्टोरी है, फिर कभी किस दिन डिस्कस करेंगे फ्री टाइम में। अगर समझ लगा आपको, मतलब कि मुझे समय लगा, तो जरूर इस पूरे क्राइसिस को समझाऊंगा, 2008 के क्राइसिस को समझाऊंगा। जिस दिन 2008 का क्राइसिस समझ में आ गया तो सिक्योरिटाइजेशन भी बहुत और तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। अभी मैं इसको और ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं समझता एज फार एज योर दिस एग्जाम इज कंसर्न। ठीक है, राइट, इतना ही समझ लो कि हम कोई भी लोन को हम किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देते हैं और वो उस पर हक जता देता है कल को अगर उसकी रिकवरी, कल को अगर उसकी ईएमआई जो है उसी के पास जाएगी। ठीक है, और कल को अगर लोन डूबता है तो वही उसको यहाँ पर रिकवर भी करेगा। इस चीज को हम सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। बस इतना ही। ठीक है, मॉर्गेज जो भी हमने क्रिएट की है, क्योंकि हमने हाउसिंग लोन दिया उस पर मॉर्गेज क्रिएट होगी, उस मॉर्गेज को हमने उस पर्सन को सेल कर दिया, उसने उसके बदले में हमें पैसा दे दिया, कैश दे दिया, जिसका मतलब होता है लिक्विड दे दिया, हमें लिक्विड एसेट्स दे दिया। राइट, ठीक है, तो ये यहां पर आपका मतलब कि लोकल माफिया, अरे लोकल माफिया नहीं, कंपनीज होती है, ऑथराइज्ड कंपनी होती है, लोकल माफिया थोड़ी ना होगा। 2008 में यही तो हुआ था, जिनको सिक्योरिटाइजेशन जो ये किया गया था जिन कंपनीज के द्वारा, वो कंपनी डूब गई थी। जो लेमन लीमन थे ना, सारे के सारे इन्होंने सिक्योरिटाइजेशन ही तो किया था, तभी ये डूब गई थी, पैसा वापस नहीं आया था इनका। हाँ जी, एनपी होने से पहले ही कर दिया। तो ये मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए हैं सरफासी के, सिक्योरिटाइजेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट
सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। 3 पोर्शन है, सिक्योरिटाइजेशन समझ लिया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन समझ लिया, और यहाँ पर हमने समझ लिया क्या, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो ये 3 पोर्शन में हम सरफासी को डिफाइन करते हैं, और मैंने यहाँ पर सारा का सारा डिटेल में जितना मुझे लगता है आपको एग्जाम पॉइंट समझना जरूरी है वो मैंने आपको समझा दिया। जितनी भी चीजें मैंने बताई वो सारी की सारी लिखी हुई हैं, वो आप यहाँ पर आराम से तसल्ली से यहाँ पर चीजें A to Z पढ़ सकते हो जो मैंने आपको बताया है, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक पे आज नहीं चलते हैं, ठीक है, छुट्टी करते हैं आज की टॉपिक की। बाकी PDF इसमें अटैच है जिसमें DRT, लोक अदालत, IBC, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं पूछना तो फिर आप जा सकते हो, मैं इतनी देर चिप्स खा लूं। ARC ऐसी संस्थाएं हैं, अच्छा रात को 9 बजे आना मत भूलना, नहीं क्लास सुबह 6 बजे होगी, आज सिर्फ शाम को रखें, जरूर बताएंगे। ये रात को 9 बजे, लिंक मैंने दे दिया है, क्लास में बढ़िया से सरप्राइज भी मिलेगा, आ जाना, नॉलेज पर्पज से क्लास अटेंड कर लेना। 1 घंटे क्लास होगी, बढ़िया से बहुत कुछ नई चीजें बताऊंगा। अगर आपने कभी मेरी ये क्लास अटेंड नहीं किया तो फिर आपको ये क्लास मस्ट अटेंड करनी पड़ेगी, हक से कहता हूँ ये क्लास अटेंड करनी पड़ेगी अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो मुझसे। हाँ, आरबी ग्रेड में बताएंगे। की हुई है क्लास, की हुई है तो जो इस क्लास में बताया था उसको करो। लिक्विड एसेट्स ऐसे ऑलरेडी मैं चैप्टर 2 में डिस्कस कर रहा हूँ। लिक्विड एसेट जो कि बहुत जल्दी कन्वर्ट किए जा सकते हैं कैश में, या कैश खुद लिक्विड एसेट होता है, बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो लिक्विड एसेट्स हो सकता है। ARC एक ऐसी संस्था है जिसको बैंक वाले अपने NPA अकाउंट सेल कर देते हैं, और ARC यहाँ पर बैंक को यहाँ पर अपना पैसा दे देती है। ओके, बैंक के पास पैसा आ गया और ARC फिर फर्दर अपने लेवल पर उस अकाउंट से रिकवरी करने का प्रयास करती है। प्राइमरी हाइपोथिकेशन में भी सेम ऐसे ही होता है, हाइपोथिकेशन पे भी सरफासी लगता है, प्राइमरी सिक्योरिटी में भी सरफासी लगेगा। इनफ है भारतीय बैच। और भी यार पर्सनल लोन वगैरह उसके ऊपर बात करेंगे, अभी और भी लोन है, DRT बताऊंगा, लोक अदालत बताऊंगा, IBC बताऊंगा। अकेला ये नहीं है कि अकेला एक ही प्रयास था सरफासी के थ्रू लोन रिकवरी हो, तो और भी तरीके हैं, अलग तरीके के लोन अलग अलग तरीके से रिकवर किए जाते हैं। एग्रीकल्चर लोन है, सब कुछ। सिक्योरिटाइजेशन जैसा नहीं है, सिक्योरिटाइजेशन पहले हो जाता है, अलग संस्थाएं होती हैं। हाँ, आरबी ग्रेड बी का कल क्लास होगा। आरबी ग्रेड बी की क्लासेस कल से शुरू हो रही है सुबह से, ठीक है, डेली होंगे अब से सुबह। 2002 में पास हो तो उससे पहले, यार प्रभु यार कह रहा हूँ और भी तरीके हैं, कल पढ़ेंगे उसके बारे में, है ना, क्यों इतना मुकाबला हो रहा है, अभी तो बोला। आरबी ग्रेड बी क्लास का टाइम सुबह कल 8:30 बजे, डेली बेसिस पर 8:30 बजे आरबी ग्रेड बी क्लास कल से शुरू हो रही है। आना हो तो आ जाना। अगर आरबी ग्रेड बी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ले लो, 1200 रुपए में मिल रहा है, बहुत बढ़िया उच्चतम लेवल की क्लासेस हो रही हैं वहां पर। मैनेजमेंट की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, फाइनेंस की क्लासेस में कल से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। जिसने नहीं लिया ले लेना, अगर कुछ मेरे से एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हो। आरबी ग्रेड बी के पर्पज से अलग बात है, एक वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हो वो अगर कर सकते हो। सर एक सीए को लेकर डाउट होगा, खिचड़ी बन जाता है बार बार डेली बेसिस पर, जो स्टैटिक आते हैं वो पढ़ोगे तो कोई खिचड़ी नहीं बनता यार, वो हो जाता है अल्टीमेटली यार। आईडीबी का फॉर्म यार देखो, अगर आप अल्टीमेट लेवल पर पहुंच चुके हो कि आपको यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है, अब एज हो रही है, कोई और चांस नहीं है, फिर तो आईडीबी का फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर अभी आप शुरुआत की है, बिगिनर हो, फिर आईडीबी में जाकर क्या करोगे? तो रिन्यूअल दोबारा हो जाता है 5 साल के लिए, एक बार रिन्यूअल हो गया, बैंक अकाउंट बंद करने के लिए थोड़ी ना गएगा 5 साल के बाद, बैंक दोबारा रिन्यूअल कर देगा, उसमें क्या।
चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मुलाकात करते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, कल सुबह 6 बजे मिलते हैं फिर, और पहले तो रात को 9 बजे के सेशन में, ठीक है, इसमें आ जाना।